आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग ग्लूट के कुछ टाइप्स रह गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पी टाइप पंप्स के दूसरे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्या क्या हम लोग कैल्शियम पंप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोटॉन पंप डिस्कस कर रहे होंगे। तो डिले नहीं करते, इधर देख लो। तो जो सबसे पहला ग्लूट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लूट 4। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो ग्लूट 4 है ये कौन सी लोकेशन पर पाया जाता है। दूसरी बात आएगी कि भाई ये ग्लूट 4 काम क्या करता है। और तीसरी बात आएगी कि भाई ये जो ग्लूट 4 है ये इसके काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि ग्लूट 4 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो देख लें, देखो इधर। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को और मुझे दोनों को पता होनी चाहिए इस ग्लूट 4 के बारे में, वो ये है कि ये जो ग्लूट 4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। जिस तरीके से हम लोगों ने कल वाले वीडियो के अंदर SGLT को डिस्कस किया है और हम लोगों ने देखा था कि ये जो SGLT होता है ये सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। इसका मतलब क्या है, क्या था इसका मतलब? मैंने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया है SGLT का, तो अभी तक आप लोगों को समझने आ जाना चाहिए कि SGLT, जहां पर मैं ये बोल रही हूं कि SGLT मतलब सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसका मतलब ये है कि ये SGLT ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये ग्लूकोज को तभी ट्रांसपोर्ट करता है जब इसको हेल्प करने के लिए सोडियम आयंस आते हैं। यानी कि SGLT के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिपेंडेंट होगा किस पर? सोडियम आयंस पर। मतलब कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT जो है ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, ये डिपेंडेंट होता है सोडियम आयंस पर। उसी तरीके से ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ग्लूट, और ये जो SGLT था ये किस तरीके का ट्रांसपोर्टर है? ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो ये सारी चीजें तो अब क्लियर हो रही होंगी कि जब हम ग्लूट डिस्कस कर रहे हैं तो ग्लूट हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं और ये जो SGLT है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। और क्यों है, क्या अंतर होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, दोनों के बीच में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस जाकर के चेक नहीं किए हैं तो जाकर के देखो। तो जो ग्लूट 4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, यानी कि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन इसको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये तभी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट कर पाता है जब उस सेल के ऊपर या उस सेल को हम इंसुलिन देंगे। कैसे होगा, चित्र बनाकर देखेंगे अभी। तो फिलहाल के लिए तो यही समझ लो कि ग्लूट 4 का एक दूसरा नाम भी है भैया। ग्लूट 4 तो इसका निक नेम हो गया, लेकिन जो स्कूल वाला नाम है, जो भर के बड़ा वाला नाम होता है, वो है इसका ग्लूट 4 का इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब हम लोग ग्लूट 1 में भी, ग्लूट 2 में भी, ग्लूट 3 में भी एक चीज डिस्कस किए थे कि ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 तीनों के तीनों जो हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बाय डायरेक्शनल वे में करते हैं।
उसी तरीके से ये GLUT4 भी उसी भीड़ में शामिल होता है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज का बाय डायरेक्शनल ही करता है। तो ये तो बात हो गई कि भैया जो GLUT4 है इसका नाम क्या है, ये जो GLUT4 है इसको किस किस की हेल्प लगती है, ये बाय डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, किसी के बारे में उसके नाम को जानने के बाद हम लोग उसके बारे में क्या जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम क्या करता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग GLUT4 क्या काम करता है उसको देख लें। तो जो ये GLUT4 है ये काम क्या करता है कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर और कई सारे टिश्यूज के अंदर, जैसे यहां पे लिवर लिख लो, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि GLUT4 का काम क्या होता है। तो GLUT4 काम ये करता है कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करने का काम GLUT4 को दिया गया है। तो होता क्या है एक्चुअल में, यानी कि पहली लाइन आप लोगों को इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होगी अभी कि भाई इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कैसे, तो वो देख लेते हैं। पहली लाइन अभी क्लियर नहीं हुई है और चौथी लाइन भी क्लियर नहीं हो रही होगी बिना चित्र के कि अनस्टिमुलेटेड सेल के अंदर जो GLUT4 होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नहीं लगा हुआ होता। लेकिन हम लोगों को ये बात भी उतने ही अच्छे से पता है कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए इस GLUT4 को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेल की पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई ये अनस्टिमुलेटेड सेल क्या है और ये जो अनस्टिमुलेटेड सेल है ये स्टिमुलेटेड सेल में कैसे कन्वर्ट होती है और कन्वर्जन के बाद किस तरीके से ये जो GLUT4 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेल की लोकलाइज्ड हो जाता है, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर। तो ये चीज समझने के लिए एक चित्र देखना पड़ेगा और वो चित्र देखो इधर। मान लो कि ये कोई सेल है, एडिपोज टिश्यूज की कोई सेल हुई, लिवर की कोई सेल हो गई, तो कोई भी सेल मान लो, लेकिन ये जो सेल है अभी अनस्टिमुलेटेड सेल है। अनस्टिमुलेटेड क्यों बोल रहे हैं अभी पता चलेगा। अनस्टिमुलेटेड सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल है इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर GLUT4 नहीं लगा हुआ होता है, तो GLUT4 है कहां, ढूंढ के लाओ। तो जो GLUT4 होता है वो वेसिकल्स के ऊपर लगा हुआ होता है इस अनस्टिमुलेटेड सेल के अंदर। तो ये हो गई हमारी वेसिकल और इस वेसिकल के ऊपर लगे हुए हैं GLUT4। और अभी ये जो सेल है ये अनस्टिमुलेटेड सेल है। इसका मतलब क्या है कि इस सेल को स्टिमुलेट होने के लिए, काम करने के लिए यहां पर हमको कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो हमारा GLUT4 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट काम करता है। तो अनस्टिमुलेटेड सेल से
स्टिमुलेटेड सेल के कन्वर्जन होने के लिए हमें उस इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तभी ये जो GLUT4 है इस अनस्टिमुलेटेड सेल से स्टिमुलेटेड सेल होने के बाद ये जो GLUT4 है ये वेसिकल से निकल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा करके लग जाता है। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर के लगेगा तभी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा अनस्टिमुलेटेड सेल है इसके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, और मैंने कई बार समझा दी है ये चीज। रिसेप्टर और लिगेंड वाले कंसेप्ट को आप लोग ताले और चाबी वाले कंसेप्ट से कोरिलेट कर लिया करो कि जहां पर रिसेप्टर दिख जाए मतलब कि ताला है, और उस ताले को खोलने के लिए या किसी भी ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके की चाबी चाहिए होती है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इस ताले के डेड बोल्ट से मिलना चाहिए, तभी खुलेगा। तो ये जो ताला है इसकी चाबी होती है इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है कि जब ये अनस्टिमुलेटेड सेल होती है तब इसके ऊपर इंसुलिन के चाबियां आकर के नहीं लगी हुई होती, लेकिन जैसे ही GLUT4 की जरूरत होती है वैसे ही इंसुलिन आता है और आकर के अपने ताले पर बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद क्या होता है आगे देखो, इसी में देखो। जैसे ही ये इंसुलिन के रिसेप्टर के साथ इंसुलिन आकर के बाइंड होगा मतलब कि ताले के ऊपर चाबी लगी, और जैसे ही ताले के ऊपर चाबी लगेगी वैसे ही इंसुलिन की सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी इस सेल के अंदर। तो अब क्या होगा कि इंसुलिन की जो सिग्नलिंग है वो ऑन हो गई, और जैसे ही इंसुलिन की सिग्नलिंग ऑन होगी वैसे ही एक सिग्नल इस वेसिकल के पास जाएगा, और वेसिकल से होता हुआ इस GLUT4 के पास जाएगा कि भाई जाओ, जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लग जाओ और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट कराओ। तो आगे इधर देखो क्या होगा कि वो जो अनस्टिमुलेटेड सेल था वो थोड़ी देर बाद जब इंसुलिन की सिग्नलिंग ऑन हो गई वो स्टिमुलेटेड सेल में कन्वर्ट हो गया, और ये जो स्टिमुलेटेड सेल है ये ताला चाबी बनाना जरूरी है, सिग्नलिंग ऑन हुई है। ये जो स्टिमुलेटेड सेल है इसके अंदर ये GLUT4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ब्लू कलर से हम लोगों ने GLUT4 बनाया था, इसको बना दो। लेकिन अब जो GLUT4 है वो कहां पर दिख रहा है, इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, यानी कि वेसिकल को छोड़ के ये जो GLUT4 है जैसे ही ये सेल स्टिमुलेटेड वाली फेज में जाती है ये GLUT4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के चिपक जाता है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, या फिर मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है, आप लोग मुझसे वहाँ अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे आप लोगों को। पर्पस है कि समझ में आना चाहिए। तो अब होगा क्या कि ये जो GLUT4 है ये मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा वैसे ही ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। कौन कौन सी सेल हो सकती है ये स्टिमुलेटेड सेल? एडिपोज टिश्यूज की सेल हो सकती है, अभी देख कर के आए हैं। लिवर की सेल हो सकती है, या फिर कोई मसल की सेल हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा GLUT4 कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ लगा हुआ होता है, किस तरीके की सेल्स में पाया जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है।
अब दो ट्रांसपोर्टर्स और बच जाते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा GLUT5 और अगला है हमारा GLUT7। तो अगर GLUT5 को देखें तो GLUT5 का काम हमारा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता। GLUT5 ट्रांसपोर्ट करता है फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स को। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया ये जो ग्लूट होते हैं ये लॉयल नाम की चिड़िया नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लूट हैं ये सिर्फ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट नहीं करते हैं, ये गैलेक्टोज को भी छोड़ करके आते हैं, ये फ्रक्टोज को भी छोड़ करके आते हैं। तो ये जो GLUT5 है ये वही है जो ग्लूकोज को छोड़ करके फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। तो ये तो बात हो गई कि भाई काम क्या करता है। अब जान लें कि ये GLUT5 किन सेल्स में लगा हुआ होता है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट्स पर ये GLUT5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, जहां पर ये फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करेगा, और ये भी बाकी के ट्रांसपोर्टर्स की तरह बाय डायरेक्शनल ही होता है, यानी दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। और सिर्फ एंटेरोसाइट्स में ही इंटेस्टाइन की ये GLUT5 नहीं पाया जाता, कुछ और भी लोकेशंस हैं। तो वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं? टेस्टिस के अंदर, किडनी के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी ये GLUT5 फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। तो ये बात हो गई हमारे 5 वे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर यानी GLUT5 की, और हम लोगों को ये बात पता है कि SGLT सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, लेकिन ये GLUT5 प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो अभी इसी कैटेगरी के अंदर एक और ट्रांसपोर्टर बच जाता है GLUT7 करके, और ये जो GLUT7 होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, और फिर हम ये जान लेंगे कि ये जो GLUT7 है इसका काम क्या होता है। तो देखना इधर, अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो GLUT7 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं कि भाई ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को ये रेगुलेट करता है GLUT7 कहां से कहां? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोसोल में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लूकोज की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे ये बात कमेंट्स में बताओ जल्दी से। तो ग्लूकोज की जरूरत क्या पड़ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये बात मुझे आप बताएंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और कल के वीडियो के अंदर हम लोग कैल्शियम पंप डिस्कस कर रहे होंगे। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो एग्ज़ाम के लिए, यानी उसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर उनको भी बायोलॉजी पढ़ने का शौक़ है। तो शेयर दीज वीडियोस टू देम एज वेल सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय।